नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। निशांत नीतीश के पद चिन्हों पर चलने को तैयार हैं, लेकिन उनको रेस लगानी होगी बिहार में दूसरी पीढ़ी के नेताओं के साथ। सियासी मैदान में जूते कस के निशांत उतर तो आए हैं और अपने पिता के जूतों में पैर डाले होने के कारण उन्हें शुरुआती बढ़त स्वाभाविक तौर पर मिलेगी। वैसे तो आपने निशांत को अब तक चप्पल पहने ही देखा होगा, लेकिन अब सियासी मैदान में 2-4 कदम के बाद चाल, चपलता, चितवन, चतुराई और चमक को साबित करने की चुनौती होगी। चिराग की लौ से और तेजस्वी के तेज से निशांत 90 नहीं 100 साबित हों, ये जेडीयू के लिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है खुद निशांत के लिए। राजनीति में स्थापित होने के लिए नीतीश की विरासत संभाल सकते हैं, ये साबित करने के लिए, और ये साबित करने के लिए कि वो काबिल हैं, सिर्फ वंशवाद की बेल नहीं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि चिराग तेजस्वी के बाद अब निशांत कुमार कमान संभालने के लिए बतौर दूसरी पीढ़ी के नेता हैं कितने तैयार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा जी और बीजेपी की ओर से धीरज पांडे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धीरज कुशवाहा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या लगता है दूसरी पीढ़ी के नेताओं के साथ जब रेस होगी तो निशांत कहां खुद को स्थापित करते नजर आएंगे? आप तो जानते हैं कि दीपक जी 21वीं सदी चल रही है और युवाओं के लिए तो असीम विकल्प है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि युवा लोग आएँ और आगे समाज को आगे बढ़ाएं। और चूँकि आप जानते हैं कि एक 2000 बरस के पहले का युग और अभी 2000 बाद का बहुत क्रांति आई है। तो देखिए, निशांत जी हमारे मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है, और पार्टी उन्हीं की थी। जवाबदेही अगर वो संभालेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि जदयू का जो समीकरण है, लवकुश का समीकरण वाला पार्टी बोला जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा समीकरण पर आधारित पार्टी है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और आप जानते हैं कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं बिहार में हुई, जो कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक निर्णय लिया था कि हमको राज्यसभा जाने की इच्छा है, और उन्होंने निर्णय लिया। और उसके बाद में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। बैठक में सारे हमारे दल के, चाहे वो छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, या विधानमंडल में हो, या और भी शीर्ष के जो भी नेता लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आग्रह किए कि सर आपको बिहार की जरूरत है। और बिहार के लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी कि नीतीश कुमार जी को और कुछ दिन रह के बिहार को चलाना चाहिए था। दूसरे को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब फैसला ले लेते हैं तो ले लेते हैं। तभी सभी लोगों के आग्रह पर माननीय नीतीश कुमार जी से लोग बोले कि सर ठीक है, आप दिल्ली जाइए, लेकिन अपने पुत्र को दे दीजिए, क्योंकि पार्टी को जरूरत, क्योंकि सर्वमान्य नेता होना चाहिए। देखिए, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि वो पार्टी का कमान संभाल सकते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन जो सर्वमान्य चेहरा है वो निशांत बाबू ही हो सकते थे। इसलिए हमारी कार्यकर्ताओं की जो पुरानी मांग है उसको पूरी की गई है। इसके लिए हम लोगों में खुशी भी है, लेकिन मन भारी भी है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद को त्याग कर रहे हैं। इस बात का दुख भी है, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी रहे और आगे काम करते रहे। लेकिन युवाओं के लिए तो असीम अभी संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि और भी दलों में बहुत सारे युवा लोग आए और बहुत मजे से काम कर रहे हैं और मजे खिलाड़ी भी बन चुके हैं। इसमें कहने वाली बातें नहीं है। जो भी हमारे घटक दल हो या विपक्ष में भी जो नेता लोग हैं, युवा लोग आए हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र जरूर है, लेकिन तीतर के बेटा को उड़ने सिखाना नहीं है। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बात और, चप्पल की जो आपने बात कही, तो बिहार के आम जनता चप्पल पहनता है। तो देखिए, दिखावा में तो माननीय नीतीश कुमार जी भी नहीं रहते थे और उनके पुत्र भी नहीं रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान का विषय है। इस पर तो टिप्पणी जिसको करना हो कर सकता है। दिखावा से काम भी नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में खुद को साबित करना होगा निशांत को। एक नेता में, एक राजनेता में, या जो कह लीजिए जो क्वालिटी होना चाहिए, वो सारी चीजें निशांत बाबू में है। और हम लोग बहुत आशा कर रहे हैं कि हम लोगों का और पार्टी का बहुत बेहतर होने वाला है और पार्टी मजबूत होने वाली जल्दी होगा। हम जरा धीरज पांडे जी से भी समझ लेते हैं कि उनके दल में ऐसा कुछ नहीं है कि अगली पीढ़ी का कोई नेता नेतृत्व करता नजर आए, लेकिन सब कुछ मिक्सअप है। युवा भी हैं, पुराने लोग भी हैं, अनुभवी भी हैं और नए लोग भी हैं। लेकिन जितने भी आपके सहयोगी घटक दल हों या फिर बिहार में जो विरोधी खेमा है, सब में अगली पीढ़ी के नेता
पार्टी की कमान संभालते, पार्टी को नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, अगली पीढ़ी के नेताओं में कितनी संभावना देख रहे हैं और उस स्तर पर निशांत को कहां पाएगा आदमी? धीरज जी। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, हमारे सारे मीडिया पैनलिस्ट, आपके सभी दर्शकों को। ये आपने जो प्रश्न किया उसका सबसे बड़ा उत्तर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये युवाओं को लेके सबसे ज़्यादा जो है, अगर कोई कमिटेड है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सीधा युवाओं से संवाद किया और कहा कि हम आगे भविष्य में 1 लाख युवाओं को राजनीति में ले आने की पहल किया। उन्होंने सीधा संवाद कर रहे हैं और मैं सबसे बड़ा इसका उदाहरण दे सकता हूँ कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, उनकी जो उम्र है वो 45-46 वर्ष है, वो सबसे युवा हमारे अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ अगर आप अन्य राज्यों में जाएंगे, जैसे गुजरात के आप उप मुख्यमंत्री आदरणीय हर्ष सांघवी जी, छत्तीसगढ़ के आदरणीय विजय शर्मा जी, आप जब देवेंद्र फडणवीस जी को देखेंगे कि जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उनकी कुल आयु 44 से 45 वर्ष थी। गोवा में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि देश में हमको जो है युवाओं को एक बेहतर राजनीति का प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छे संगठनात्मक तरीके से उनको देना है। चूंकि भारत जो हमारा देश है ये विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ की कुल आबादी का 65% जो आबादी है हमारी वो युवाओं की है, जिनकी आयु 35-36 वर्ष से कम की है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश की जनसंख्या 130-40 करोड़ हो, वहाँ पे अगर 65% की हम बात करते हैं तो लगभग 80 से 90 करोड़ जो आबादी है ये युवाओं की है। उन युवाओं की है जिनका देश की तरक्की में, प्रगति में, उन्नति में और देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ी भागीदारी है इन 35 वर्ष के युवाओं की। मैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ युवाओं को संबोधित भी करना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम उस परंपरा के लोग हैं, हम उस मेन स्ट्रीम धारा के लोग हैं, जहां पे आप जब आज़ादी के दौर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 20 से 24 वर्ष के सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी ने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया, चूम लिया। फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस से महज 18 वर्ष 8 महीने के थे जब उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये देश वैसे युवाओं के इतिहास से चलता है, ये देश वैसे इतिहास युवाओं के इतिहास को मानता है। जब स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 में जब शिकागो में माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के इस दुनिया को संबोधित किया था, वहां से भारत ने युवाओं की एक नई परिभाषा को लिखने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद के उन्हीं आदर्शों को मानकर, उनकी सारी बातों को मान के भारत के युवा, हमारे जैसे युवा जो युवा काल में ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े और तमाम संगठनात्मक कार्यों को करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी संगठन। भारतीय जनता पार्टी की काफी बात हो गई, देश को युवाओं ने किस तरह से दिशा दी है ये भी आपने स्पेशल तौर पर हमारे इस कार्यक्रम के जरिए साझा कर लिया। लेकिन आपने एक विशेष बात की उल्लेख किया है आपने धीरज जी, कि आपके संगठन के लोग युवा राजनीति से, छात्र राजनीति से आगे बढ़ते बढ़ते संगठन में सक्रिय होते हैं और खुद को तराश कर, खुद को मांझ कर नेतृत्व की भूमिका में खुद को स्थापित करने के लिए वो तैयार हो पाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति की बात हम कर रहे हैं, निशांत की बात कर रहे हैं, क्या उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते निशांत नजर आ रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निशांत जी एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल और एक बहुत ही क्रेडिटेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं। मतलब माने कि वो राजनीति के लिए सूटेबल पर्सन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यू प्लीज मुझे अपनी बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए कि वो जिनका नाम उनके साथ जुड़ा है वो हमारे बिहार के ही नहीं, देश के उन यशस्वी मुख्यमंत्रियों में है जो सर्वकालीन मान्य रहेंगे, सर्वथा मान्य रहेंगे और जिनको हमेशा एक विकास पुरुष, एक आदरणीय पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। स्वाभाविक उनके पुत्र के रूप में निशांत जी की जो क्रेडिटेबिलिटी है, जो उन्होंने उस लेगेसी को कैरी करने का काम किया है, आज तक आप कहीं नहीं देखेंगे कि उन्होंने अपने पिता के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई हस्तक्षेप किया हो, नजर आए हो, या उनकी राजनीतिक जो भी उनके कार्यकलाप थे उसमें कहीं भी आप उनको नहीं देखेंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे मित्र प्रवक्ता, जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, घटक दल के सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने नेता से ये मांग किया कि आप जा रहे हैं तो एक सर्वमान्य नेता दीजिए। उसके उदाहरण स्वरूप हम आज निशांत जी को हमने देखा कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड
संगठन में सदस्यता ली। एक चीज जो तो आप दोनों स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वमान्य नेता के क्राइटेरिया ये पर जनता वो दल खरे यूनाइटेड उतर रहे के हैं। प्रवक्ता मित्र हैं, हाँ, हमारे साथ नहीं, बैठे ठीक है, हैं, आप भी उनके वो मान रहे हैं कि वो स्टेटमेंट सर्वमान्य नेता हैं। आपके संगठन की ओर से या एनडीए के घटक दलों की ओर से निशांत के नाम पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जी, है। जी, हम अब तक गठबंधन- तो कम से कम ये स्पष्ट दिख क्योंकि रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में रहने वाले सभी को साथ लेके चलती है, उनके सारे बात, उनके सारे विचारों को बहुत सम्मान करती है और बहुत सम्मान पूर्वक उनके हर चलिए, एक डिसीजन देखना का दिलचस्प होगा कि स्वागत ये करती साथ है। लेकर चलना कब तक रहता है और साथ लेकर ढोना कब तक हो जाता है। चलिए मधु जी से भी हम समझ लेते हैं। मधु जी, आप तो दूसरी पीढ़ी के नेताओं के तेवर और हाव भाव और उनकी तैयारी और उनकी उपलब्धियां सब देख रहे हैं। अपने संगठन में भी आपने देखा है, विरोधी खेमे में भी देख रहे हैं, सहयोगियों के साथ भी देख रहे हैं। क्या लगता है निशांत इस रेस में खुद को कहां स्थापित कर पाएंगे? दीपक जी, देखेंगे कि दुनिया का दस्तूर है, ये कहते ही है ना कि जो कल किसी और का था आज किसी और का और आने वाला वक्त जो है किसी और का होगा। एक आदमी हमेशा नहीं रह सकता है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन तो होना अनिवार्य है, होना ही है, लेकिन परिवर्तन किस तरह से होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जहाँ निशांत जी की बात है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आदरणीय राबड़ी देवी जी भी उनको शुभकामना दे चुकी हैं और हमारी पार्टी भी उनको शुभकामना देती है। नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि नए सोच के साथ, नए विचार के साथ नया जो राज्य बन सके, नया देश बन सके। मुझे तो लगता है कि देश में भी अब नए लोग को आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए और युवा चेहरा आना चाहिए देश के नेतृत्व में भी। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से आज जो वक्त है ना, बिल्कुल डिजिटल है, किस तरह से आप फास्ट काम कर सकते हैं, कितना जो लोगों को फास्ट परोस सकते हैं, कितनी आपकी सोच वहाँ तक जा सकती है, क्या आप में क्या वो क्वालिटी है। अभी तो निशांत जी जस्ट आए हैं, उनको तो बिहार की जनता जानती ही नहीं है, बस बस इतना ही लोग जानते हैं कि हाँ नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, और भी मतलब पॉलिटिकल गलियारे के लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई लोग उनको पहचानते भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान बनाते। क्षमता और शक्ति किसी में भी हो सकता है, अगर वो आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी तो वो सिर्फ उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन अगर वो आगे कितना कर सकते हैं, कितना वो उन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश जी के सुपुत्र हैं या कोई भी, मैं बोल रही हूँ कोई भी नेता हो या किसी भी क्षेत्र में है, अब देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जी का इतना अच्छा नाम, इतना शोहरत है और उनके जो सुपुत्र हैं उस तरह से नहीं कर पाए, तो ये तो उन पे डिपेंड करेगा। अब निशांत जी पे डिपेंड करता है कि निशांत जी कितना आगे काम कर पाते हैं, कितना आज की पीढ़ी से अपने आप को जोड़ पाते हैं, क्योंकि ये जो है डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज़ मतलब डिजिटली हो गया। उस रेस में कहाँ तक वो दौड़ पाते हैं, कर पाते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि निशांत जी कहाँ खड़े होते हैं। सीधे सीधे हम दो लोगों के नाम के साथ तुलना कर लेते हैं, तेजस्वी और चिराग के साथ निशांत को कहाँ पाएंगे? देखिए, अभी तेजस्वी और चिराग की जब दोनों जन की जब बात करेंगे तो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब इनको वहां तक कम्पिटिट करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब प्लेटफॉर्म पाएंगे, लोगों के बीच में अपने संवाद रखेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तो लोगों का एक्सेप्टेंस कितना हो पाता है वो तो वक्त बताएगा। ऐसे कुछ भी मुझे बोल देने से नहीं होता कि क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो उनकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। जब लोगों के बीच में, मैंने सुना भी है कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे, तो उस पर निर्भर करेगा कि वो कैसे अपने आप को लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, युवाओं से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, महिलाओं से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, और जो पिछली पीढ़ी है उनसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, सबको कैसे कनेक्ट करते हैं। जब तक वो बीच में, लोगों के बीच में नहीं आएंगे समाज, क्योंकि उनकी जो राजनीति कभी रही नहीं, वो राजनीतिक कभी रहना, ठीक उनके पिताजी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी को लॉन्च करने से वो कोई लॉन्च हो जाता है। अगर उनमें वो अगर वो पब्लिक फेस रहते, तो वैसे भी होता है ना कि 10 लोग के बीच में भी, 20 लोग के बीच, कभी सोशल मीडिया से, कहीं भी मीडिया से या कहीं भी कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनको नहीं देखा गया है। अब बिल्कुल नए सिरे से उनको जोड़ने की बात है, तो बहुत बहुत शुभकामना है। हम उम्मीद रखते हैं ये एक बात जो साफ तौर पर आ गई कि निशांत अभी रेस में शुरुआत वो पीछे से कर रहे हैं, उन्हें काफी आगे और काफी तेज गति पकड़नी पड़ेगी, काफी सक्रियता दिखानी होगी ताकि दूसरी पीढ़ी के अन्य नेताओं के साथ वो बराबरी कर सके। धीरज जी, आपने कहा था तीतर के बेटे को उड़ना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ उड़ान नहीं भरनी है, यहाँ आसमान में कई बाज हैं जो झपट्टा मारने को तैयार बैठे हैं। पूरी राजनीति उन्हें बनाकर देने की संभावना तो कम ही दिख रही है। सहयोग करने वाले लोग बहुत होंगे, अनुभवी लोग होंगे, लेकिन जो करना होगा निशांत को खुद करना होगा। और दो नाम हैं,
तेजस्वी और चिराग, इसमें दो और नाम अगर आप और जोड़ना चाहें अपने गठबंधन के घटक दल के सहयोगियों की, जिसके अगली पीढ़ी के नेता कमान संभाल रहे हैं, तो संतोष सुमन जी का नाम जोड़ सकते हैं, दीपक प्रकाश का नाम जोड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है उन लोगों के साथ निशांत की शुरुआत कितनी पीछे है, कितने पीछे से शुरू कर रहे हैं निशांत? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि जिस दिन उनका रविवार का दिन था दीपक जी, और रविवार के दिन एक और भी खास दिन था, महिला दिवस भी था, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जिस दिन ज्वाइनिंग किए उस दिन युवाओं ने दिखा दिया। चूँकि ये प्रायोजित नहीं था, किसी को बुलाया नहीं गया था, सब लोग अपने चल कर आए थे। और उसके बाद युवाओं का तो जो जन सलाब देखने को मिला ये किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद में आप देखे होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग जो नेता हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेकर, अब तो पता चल ही गया कि इनका क्या है। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अध्यात्म से भी उनका बहुत अच्छा नाता रहा है। और जो लोग कहते हैं ना, तो एक बात जान लीजिए कि जो आदमी बैठा है कुर्सी पर तो अपना पेटी बांध कर मैंने सीट बेल्ट लगा लिया है, चिंता नहीं करना है, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हमारे मित्र ने, हमारे साथी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, जो कि भारत में कम ही नेता हैं, ऐसे राजनेता हैं जिनका नाम पीछे, तो माननीय नीतीश कुमार जी के फोटो दिखा के बहुत कुछ हो सकता है, ये तो उनके पुत्र ही हैं। एक बात जान लीजिए, अब इनको काम करना पड़ेगा। और ये पहले से तय हो चुका है कि ये जाएंगे और सभी युवाओं से संवाद करेंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, या चाहे पार्टी के वरिष्ठतम से वरिष्ठतम नेता हो, सबके साथ मिलकर समन्वय स्थिति बनाकर इनको काम करना है। क्योंकि पार्टी की जवाबदेही बहुत बड़ी है, संभालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, हम लोग भी युवा ही हैं, हम लोग भी उनके साथ कदम मिलाकर काम करेंगे। क्योंकि हमारी भी बहुत पुरानी मांग थी कि निशांत बाबू को राजनीति में आना चाहिए और आकर इस चीज को संभालना चाहिए। क्योंकि हमारा पहले से जो समीकरण है, उस समीकरण में जो सर्वमान्य हो, ये निशांत बाबू ही हो सकते थे। हमने खुलकर, पहले हमारी भी डिमांड थी। थोड़ी देर नहीं कर दी निशांत ने? बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय लंबे समय से मांग हो रही थी, उन्हें आ जाना चाहिए था। बहुत एकदम विरोधी व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो आए, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, लोगों का, आप जानते ही हैं कि जब एक जदयू इतना बड़ा परिवार है और परिवार से जब मांगे उठ रही है तो स्वाभाविक बात है, गार्जियन को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन और एक बात कहते हैं कि चाहे जो भी राजनेता का बेटा है, सबने पढ़कर सीधे एंट्री मारा था, ठीक है, और हमारे निशांत बाबू भी उन लोगों से बेहतर करेंगे, ये पूरा हमको आशा है और पूरा विश्वास है। धीरज जी, देर तो नहीं कर दी है निशांत ने आने में, और जिस तरह से मधु जी कह रही हैं कि वो काफ़ी पीछे से शुरुआत कर रहे हैं, उनके समकक्ष नेता काफ़ी आगे निकल चुके हैं, अपना संघर्ष कर स्थापित करने का काम वो एक तरह से पूरा कर चुके हैं, अब आगे की राजनीति वो कर रहे हैं। क्या बात है, कहना है कि अब जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कितने टर्म से हैं। ये तो अलग चुनौती हो गई ना कि पिता से पुत्र को कंपेयर करना पड़ेगा। धीरज, एक बात बताते हैं, हम कुछ भी कहेंगे दीपक जी, तो नीतीश कुमार जी से उनका नाम कभी अलग नहीं करके देखा जा सकता है। क्योंकि हाँ, हमने कहा कि चैलेंजिंग हमारे लिए है, उनको काम करना होगा, ठीक है, यही बात। लेकिन आप देखिएगा कि लाखों लाख कार्यकर्ता है, उनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, तो बेहतर ही होगा, इसमें कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है। जो लोग भी आए हैं, किसी ने भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, सीधे पढ़े लिखे और सीधे एंट्री मार दिए थे। ये तो हमारे तो आप देखे होंगे, ये तो क्षेत्रीय दलों में नेता चुनने की बात हो गई ना। हमारे निशांत बाबू आप देखे होंगे कहीं ना कहीं बाइट वगैरह देखते घूमते फिरते आपको नजर आए होंगे, ठीक है, सक्रिय नहीं थे लेकिन घूम रहे थे और युवाओं से मिल रहे थे। ये कोई नई बात थोड़े है, उनको सिखाना है, ठीक है। पहले भी कहा, चुन लिया गया, बुलाया गया तो वो आ गए। लेकिन धीरज पांडे जी, आपके संगठन में एक प्रोसेस है लीडरशिप डेवलपमेंट का, और संगठनों में उस तरह का प्रोसेस देखने को कम ही मिलता है। आपको क्या लगता है कि उस प्रोसेस से होकर जाना जरूरी था, या फिर किसी व्यक्ति विशेष में लीडरशिप की वो तमाम खूबियां होती है जिससे वो खुद को स्थापित कर पाता है, और जब तुलना होगी तो निशांत को कहां देखेंगे? देखिए, मैं फिर से एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि सिर्फ विरासत से नहीं तय होते सियासत के फैसले, या उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। जी, ये बहुत मैटर नहीं करता कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं। स्वाभाविक रूप से हम जिस संगठन से हैं, हम जिस विचारधारा से निकल के आज यहाँ तक हैं, आपके सामने और दुनिया के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं,
तो स्वाभाविक है इसके पीछे एक बड़ा लंबा मेरा संघर्ष है। युवा के जीवन, छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक रही आपने निशांत जी की बात कही, निशांत जी और अन्य युवा नेताओं में जो मैं देखता हूँ, जितने भी अभी तक हमने देखा दूसरे युवा नेता आए, डायरेक्टली उनके पिता ने हाथ पकड़ के लॉन्च कराया कि ये फलाने हैं, ये आएंगे, चुनाव लड़े और सीधा सदन में आ गए। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके सम्मानित नेताओं ने इसकी लॉन्चिंग कराई, जिसमें मैंने नहीं देखा कि किसी पिता की कोई विशेष भूमिका रही, जो मुझे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया अन्य पार्टियों के तुलना में, अगर मैं निशांत जी के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो। दूसरी बात, मैं फिर से कहूँगा कि युवा जो है इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। युवा जो है इस देश की सबसे उन्नत ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के संचार से निश्चित रूप से इस देश के भविष्य की गौरव गाथा लिखी जानी है। मैंने कई उदाहरण पीछे भी दिए, हमने इतिहास से भी उदाहरण लिया, उससे पीछे भी लिया कि जब जब युवा आया है तब तब देश में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति का संचार हुआ है। तो मैं निशांत जी के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर वो जिस प्रकार से राजनीति में, जिस तरीके से उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको लॉन्च कराया, या लॉन्च कराना एक गलत शब्द होगा, जिस तरह से आने की एक इच्छा पर दबाव बनाया गया कि वो आने की इच्छा प्रकट की उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छा करे, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दूंगा। अपनी सारी जो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए है। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो आने वाला तूफान फैसला करेगा, रोशनी का दिया वही जलेगा जिसमें दम होगा। लेकिन बीजेपी वंशवाद की विरोधी पार्टी रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी भी उससे अछूती नहीं रही है। विरोधी ये खुलकर अब बोलने लगे हैं, मुखर हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर। तो अब बीजेपी को अपने स्टैंड पर भी विचार करना होगा कि वो किस तरह से विरोध करेगी वंशवाद की राजनीति की। धीरज पांडे जी, देखिए दीपक जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम एक गठबंधन में हैं। हम एक गठबंधन धर्म को साथ लेके चलते हैं। एक परिवार में 5 प्रकार के लोग हैं, पांचों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, अपनी व्यक्तिगत उनकी अभिव्यक्ति है। हम सभी के विचारों का, सभी के अभिव्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने जो विचार हैं हम उसके लिए बहुत कमिटेड हैं। हमारे यशस्वी कमिटेड हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? धीरे नहीं, हम बहुत कमिटेड हैं। हमारे देश में मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि अन्य राज्यों में चले जाइए, देखिए हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस को 44 या 45 ईयर की उम्र में उनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया। आज हमारे गुजरात के हर्ष सांघवी जी हैं, 41 साल के हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाइए, आप इसी राज्य में देखिए हमारी मंत्री जो है सुश्री श्रेयसी सिंह जी, एक बहुत ही रिनाउंड एथलीट भी रहीं। शूटिंग में उनका इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी रहा, सिल्वर मेडल भी रहा। वो विधानसभा में भी आई, अभी उनको मंत्रालय भी दिया गया। हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे जो युवा हैं जो 30-32 साल के आयु के हैं। मधुबनी से हमारे जो युवा विधायक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे मैटर नहीं करता है। हम सारे जो पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो उसमें एज मैटर नहीं करता। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो युवा आ रहे हैं, अनुपात में थोड़ी ज्यादा, मैंने जो उदाहरण दिया सुश्री श्रेयसी सिंह जी का, वो अपने आप को बहुत सर्टिफाइड करके हर एक बिल्कुल वो क्वालिफाइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरज कुशवाहा जी, अब ये जो नीतीश कुमार मुखर होकर आरोप लगाया करते थे कि देखिए उनको, वो हटे तो अपनी पत्नी को बना दिया, वो हटे तो अपने बेटों को बना दिया, ये अब कहने का साहस जुटा पाएंगे? नैतिक बल उन्हें मिलेगा ये कहने का? दीपक जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर पिता और पुत्र की बात होने लगी तो कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन परिवारवाद का हमने परिभाषा पहले भी बताया था कि पति, पत्नी, पुत्र, बड़ा पुत्र, उसके बाद पुत्री, उसके बाद पतोहू, इसको परिवारवाद कहते हैं। अगर कोई अपने पिता की विरासत को संभाल रहा है तो बड़ा परिवार है, तो वो उस हिसाब से आपका इकलौता बेटा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि परिवार में अगर 1 दर्जन लोग हैं तो 1 दर्जन लोग चले गए सदन में। ये तो परसेप्शन थोपने वाली बात हो गई। फिर परसेंट निकालेंगे हम, उनका 20%, आपका 100% परिवारवाद? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा। अब इसका मतलब कहिएगा कि उनका कोई भाई नहीं है इसलिए नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर पिता और पुत्र पर बात होने लगेगी तो कोई भी दल हो, कोई अछूता नहीं है। और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी यही नेता तो होते मैं हैं, पूछ रहा था कि क्या वो नैतिक बल अब नीतीश कुमार ला पाएंगे अपने शब्दों में? इसमें बात ही नहीं करना, इस पर नैतिक बल की क्या बात है? अब वो बात खत्म हो गई। अब मानिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को सींचा है और पूरे लाखों कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों ने मांग किया तो उन्होंने दिया। और निशांत बाबू को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग कार्यकर्ता लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए। सब कुछ घूम फिर कर मेहनत पर आ जाती है और मेहनत का फल स्वाभाविक मीठा ही होता है। चलिए हम मधु जी से भी जान लेते हैं। मधु जी, जो बातें हम कह रहे थे धीरज कुशवाहा जी और धीरज पांडे जी उसका जवाब दे रहे थे, उस पर आप भी कुछ कहेंगी?
देखिए, सबसे पहली बात कि दीपक जी, जिस तरह से परिवारवाद की बात होती है तो अब तो ये बेईमानी लगता है। अगर कोई भी पार्टी बोले, या बीजेपी बोले या जेडीयू बोले या कोई भी पार्टी बोल रहा है कि परिवारवाद की बात, तो वो तो करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी में भी जब परिवारवाद की बात करते हैं तो यहाँ इनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए परिवारवाद से आते हैं, इनके डिप्टी सीएम भी परिवारवाद से आते हैं। तो अब तो ये कोई मैटर ही नहीं, अब मैटर ही क्लोज हो गया। परिवारवाद की जो बात है ये मैटर अब क्लोज हो गया। और जहाँ की बात आती है कि युवाओं की बात करें, लॉन्चिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं काफी देर हो गया है, ये हम मानते हैं। लेकिन आप दीपक जी देखिएगा कि एक जो होता है ना, पब्लिक अपीयरेंस क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, इनका आई कांटेक्ट देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनको बहुत अभी ट्रेनिंग की, बहुत पॉलिश की जरूरत है। अगर मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ विपक्ष में हूं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, कोई भी दीपक जी आपको भी लगता होगा कि उनको अभी बहुत कुछ होगा कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो लोगों से वो मिल रहे हैं, अभी तो आम जनता के बीच में वो गए ही नहीं है। तो फिर भी मैं शुभकामना देती हूँ कि वो सीखेंगे, आगे आएंगे, एक अपना पहचान बनाएंगे। क्योंकि पहचान बनाना और पब्लिक के बीच में जुड़े हुए रहना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो वहां तक पहुंचे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वहां तक पहुंचे। आदरणीय मोदी जी का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो वहां तक पहुंचे। तो इन लोग, ऐसे लोग सदी में पैदा लेते हैं। अब पैदा लेने वाले लोग जो सदी में खुद के बल पे आते हैं, खुद की एक पहचान बनाते हैं, या तो जो भी होंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी के पास ज्यादा चुनौती होता है। चुनौती ये होता है कि एक इतनी लंबी लकीर खींची हुई है। आज हम मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान जी ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कंपेयर किया जाता है उनके पिताजी से। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं तो उनको कंपेयर किया जाता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये स्टाइल था, ऐसा था, वैसा था, जो भी था, तो कंपेयर किया जाएगा। उसी तरह से निशांत जी को भी, मैं ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर कोई भी लोग समझ सकता है, निशांत जी को भी आदरणीय नीतीश जी से कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि इतनी लंबी लकीरें इन लोगों ने खींच दिया है। वो जो पीढ़ी था, इतनी लंबी लकीर खींच, उस लकीर से आगे लंबा लकीर बनाने के लिए बिल्कुल। और शुरुआत जब निशांत देर से कर रहे हैं तो अपने समकक्ष नेताओं से कितना आगे निकल पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा। भले ही पिछली पीढ़ी के नेताओं ने अगली पीढ़ी के अपने नेताओं के लिए जो संगठन में सक्रिय हुए हैं, संगठन के नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन वो रास्ता चलना साफ होने के बावजूद, कांटों और ठोकरों को हटा दिए जाने के बावजूद आसान नहीं होगा। क्योंकि उस रास्ते पर चलने वालों ने एक ऐसा स्थापित कर दिया है उच्च मान, जिसे प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी। और समकक्ष नेताओं के साथ रेस लगाना निशांत के लिए खास तौर पर कितना मुश्किल होगा, और उसमें वो कितना कामयाब होंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, धीरज पांडे जी और धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।